जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। प्रश्नों का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हम महत्वपूर्ण 10 मॉक टेस्ट है वो देखने वाले हैं। ये तो क्या है, पक्का ही आएंगे एग्जाम के अंदर। ध्यान से देख लेना, प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न को एक एक लाइन के साथ समझेंगे और आप भी प्रश्न को ध्यान से समझ लेना। तो देखो, क्लास का जो 1 नंबर प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में। देखो, आपका जो ये प्रश्न है 1 नंबर, ये कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में है और ये कथन वाला प्रश्न है। क्या है साथियों? कथन वाला प्रश्न है। तो आपका जो पहला कथन है ये देखो, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। साथियों, कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज है ना ये 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पे 1952 ने आकर 1952 या 53 भी आ सकता है। तो साथियों 1952 या 53 भी आ सकता है, क्योंकि 1952 के अंदर इन्होंने खोज की थी और जो खोज चली नहीं ये 1953 तक चली थी। तो 1952 या 1953 दोनों साथ में आ सकता है। तो आप ध्यान रखना। आपका जो कथन है ना 2 नंबर, देखो हमारा पहला कथन सही है कि 1952 के अंदर है कालीबंगा सभ्यता है, ये इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। हमारा 1 नंबर कथन क्या हमारा सत्य है। हमारा 2 नंबर कथन देखो साथियों क्या है, यहाँ से विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 2 नंबर जो कथन है साथियों हमारा वो भी सही है। यहाँ से क्या है, विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य वो मिले हैं। हमारा 2 नंबर कथन भी सही है। हमारा 1 नंबर कथन सही है और 2 नंबर कथन हमारा क्या है, सही है। अब आपको क्या है 3 नंबर कथन देखना है। यह सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो साथियों यह सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे विकसित नहीं हुई थी। यह जो सभ्यता है ना कालीबंगा सभ्यता, ये हनुमानगढ़ में प्राचीन जो नाम है उस नदी का वो है सरस्वती। प्राचीन नाम आप यह याद रख लेना, सरस्वती है। और जो वर्तमान के अंदर इस नदी को कहते हैं वो है गंगा नदी। कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। साथियों यहाँ पे ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको क्या है, याद रख लेना है। क्या ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा जो 3 नंबर कथन है ये गलत है। ये सभ्यता है दोस्तों, ये बनास नदी के किनारे विकसित नहीं हुई थी। ये प्राचीन सरस्वती है और वर्तमान के अंदर इसको क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। याद रख लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा जो 1 नंबर कथन है और 2 नंबर कथन है ये क्या हमारा सही हो जाता है और 3 नंबर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कि सत्य कथन छांटिए। तो हमको 1 नंबर और 2 नंबर कथन वाला जो ऑप्शन है उसको देखना है। तो 1 नंबर और 2 नंबर कथन है वो कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए देखो आप, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये देखो 1 और 2 दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो ओमार शीट है उसके अंदर जो आपको देखना है 1 नंबर और 2 नंबर, तो उसमें जो गोल घेरा होता है उसको आपको 1 नंबर वाले को क्या है, इस तरह से गाढ़ा कर देना है। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो आपका जो 2 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है ये है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में। राजस्थान का जो एकीकरण होता उसके संबंध में हमारा ये जो प्रश्न है। और यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, 1 है, 2 है, 3 है। किसी भी प्रश्न के अंदर साथियों, विद्यार्थियों, किसी भी प्रश्न के अंदर आपको अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बेझिझक कमेंट कर देना। आपको उसका रिप्लाई नीचे कमेंट में दे दिया जाता है, या आपको क्या एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। जरूर कमेंट करें आपको किसी भी प्रश्न के अंदर डाउट हो। तो हमारा जो 2 नंबर प्रश्न का जो 1 नंबर कथन है ये देखो, यह संपूर्ण प्रक्रिया 7 चरणों में हुई थी। देखो राजस्थान का एकीकरण है, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये 7 चरणों के अंदर हुई थी साथियों, जो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 में पूरी हुई थी। तो साथियों ये हमारा जो एक कथन है ये 1 नंबर है, ये पूर्ण सही है। क्या है हमारा कथन? 1 नंबर पूर्ण सही है। और जो हमारा 2 नंबर कथन है ये देखो, सिरोही का विलय 2 चरणों में, सिरोही का जो विलय हुआ था ये 2 चरणों में हुआ था, जो छठे में अब्बू देलवाड़ा को छोड़कर और 7वें में पूर्ण हुआ था। देखो अब छठा चरण में तो अब्बू देलवाड़ा को छोड़कर हुआ था और 7वें में क्या इसका विलय है वो पूर्ण हुआ था। तो मतलब हमारा जो 2 नंबर कथन है ये भी बिल्कुल सही है। हमारा 2 नंबर कथन है ना ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है 3 नंबर कथन। 3 नंबर देखो आपका क्या है कि अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर क्षेत्र का विलय सबसे अंत में 7वें चरण में होता। साथियों ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो 3 नंबर कथन है ना ये भी सही है कि अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर क्षेत्र का जो विलय हुआ था ये सबसे अंत में मतलब 7वें चरण के अंदर हुआ था। हमारा 1 नंबर कथन सही है साथियों। अब देखो आपको ये देखना है कि हमने 1 नंबर कथन सही किया है, 2 नंबर भी हमने सही किया है और 3 नंबर भी हमने सही किया है। अब आपको ये देखना है कि ये तीनों कथन है ना ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए के अंदर है, बी के अंदर है या सी के अंदर है। तो यहाँ पे सही कथन दे रखे हैं, सही कथन है। तो यहाँ पे देखो A नंबर ऑप्शन के अंदर नहीं है साथियों, 2 में भी नहीं है,
3 में भी नहीं है, और डी में देखो, डी के अंदर दे रखा है साथियों 1 2 3, तो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको यही देखना, ऑप्शन नंबर डी का आपको सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या देखना है, आपको जो कथन दिया हुआ है ना ये देखना है। अगर यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे दे दिया होता कि सुरोही का विल्य है, ये एक चरण में होता, यहाँ पे 2 चरण दिया ना, यहाँ पे अगर एक चरण होता तो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या है गलत होता। तो आपको राइट आंसर क्या करना था, 1 नंबर और 3 वाले ऑप्शन है ना उसको राइट आंसर करना था। तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता। परंतु यहाँ पे जो तीनों कथन है ना ये क्या सभी से स्पष्ट और सही तरीके से साफ है, सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना इसके अंदर तीनों कथन सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका जो 3 नंबर प्रश्न ना ये देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों पर विचार करें। आपका जो 3 नंबर प्रश्न ना साथियों ये राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित है, और 3 कथन है। इसके अंदर भी कितने कथन है, 3 कथन है। तीनों कथनों को आपको देखना है। अगर कोई भी कथन आपको गलत लगता है तो आप उसको ध्यान से देख लेना, अगर गलत है बिल्कुल तो आप उसको आपको क्या है गलत कर देना है। और 1 और 2 है, या 1 और 3 है, या 1 या 3 या 2 है, तो कौन सा भी है उसको क्या आपको गलत कर देना है। तो पहले हमको देखना है 1 नंबर कथन है, पहले हमको कौन सा देखना है साथियों, 1 नंबर कथन देखना है। देखो कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को में अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में क्या है शामिल किया गया। बिल्कुल सत्य है साथियों, कालबेलिया नृत्य इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या है शामिल किया गया है। हमारा जो ए नंबर कथन है ना बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है साथियों। अब आपको मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ साथियों। देखो ये जो प्रश्न है हमारा न्यू पैटर्न के हिसाब से ऐसे प्रश्न आएंगे, ज्यादातर क्या ऐसे प्रश्न आएंगे, और सिंपल प्रश्न क्या है एग्जाम के अंदर 4 या 5 आ सकते हैं, क्या 4 या 5 आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अब प्रश्नों का जो पैटर्न है एग्जाम के अंदर वो बदल चुका है, ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आएंगे। और जो कारण वाले प्रश्न देखना चाहते हैं तो मैंने पहली क्लास अपलोड कर दी है, और कारण प्रश्न वाले प्रश्न वो इसके साथ ही साथ में आते रहेंगे, तो उसका आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूँ। देखो ये जो प्रश्न है ना, जो सिंपल प्रश्न आपसे आए पूछा जाए कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना 2010। कब 2010 के अंदर इसको क्या शामिल किया गया था। तो उसके अंदर ऑप्शन प्रश्न कैसे आएंगे, आपने सिंपल प्रश्न क्या होगा जिसमें पहली लाइन होती है, आपको पहली लाइन जैसे यहाँ है राजस्थान के लोक नृत्यों पर विचार करें, ऐसी पहली लाइन आती है कि कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। और वहां पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन आएगा आपका 2001 के अंदर, बी नंबर ऑप्शन आएगा आपको 2009, सी नंबर ऑप्शन आएगा आपका 2010 और डी ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, या 2011-12। तो जिसके अंदर 2010 वाला ऑप्शन आए उसको आपको क्या है राइट आंसर कर देना। सिंपल प्रश्न तो ऐसे आएंगे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न क्या है घुमाने वाले प्रश्न आएंगे, इस तरह से प्रश्न आएंगे, या आपको प्रश्न आएंगे कारण आर वाला, जो कथन ए और कारण आर वाला, जो मतलब इसकी आर है वो व्याख्या ए की करता है या नहीं, कारण आर गलत है या ए गलत है, ऐसे प्रश्न आएंगे। वो भी प्रश्न मैंने पहली क्लास अपलोड कर दी है, और भी उसकी क्लास ऐसी आती रहेगी। अब हमारा जो टाइप न्यू पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्नों का विचार अलग होता है वो होता है, देखो हमने ये प्रश्न किया, ऑप्शन किया, ये हमारा बिल्कुल सत्य है। हमारा जो 2 नंबर कथन है ये देखो, बम नृत्य मुख्य रूप से अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र का है, जो नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। साथियों बिल्कुल सही है, बम नृत्य है ना ये मुख्य रूप से अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र का है, जो क्या है नई फसल आने पर की खुशी में क्या है ये किया जाता है। आपका जो 3 नंबर कथन है ये देखो, आपका 3 नंबर क्या है कि अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरिया सर्विसे में जसनाती संप्रदाय की सिद्ध जाटों द्वारा दत्तकते अंगारों पर किया जाता है। साथ ही यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि जो अग्नि नृत्य का उद्गम है ना ये बीकानेर कतरिया से है। देखो आपको ये भी याद रखना है कि जो अग्नि नृत्य है इसका जो उद्गम हुआ है ना ये बीकानेर का जो कतरियासर है गांव है इससे हुआ है। दोस्तों ये भी आप याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने वाला प्रश्न है। तो साथियों हमारा 1 नंबर कथन है ये भी सही है, हमारा 1 नंबर कथन सही है साथियों कि 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक केंद्र विरासत में सूची में शामिल किया गया था। 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है। तो यहाँ पे आपको देखना 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, तो पहले आपको यहाँ पे देख लेना है साथियों, गलत मत कर देना। ऑप्शन आपको आ रहा है तभी आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में, तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है 1, 2, 3, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है ये देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है,
राजस्थान के दुर्गों के भौगोलिक स्थान के बारे में यहाँ पे ये हमारा प्रश्न है और यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। देखो आपका जो 1 नंबर कथन है ये क्या है कि गागरोन का किला है ये झालावाड़ एक उत्कृष्ट जल दुर्ग है जो आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। साथियों बिल्कुल सही है, गागरोन का जो किला है ना ये झालावाड़ का एक उत्कृष्ट जल दुर्ग है। और मतलब यहाँ पे देखो ये किस श्रेणी के किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, और झालावाड़ के अंदर स्थित है गागरोन का किला। अब आपको देखना है ये कौन सी नदी के संगम पर है, तो आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आपका पहला बिल्कुल राइट है साथियों। अगर आपसे पूछे कि गागरोन का किला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है जल दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि गागरोन का किला किन किन नदियों के संगम पर है, तो आपको याद रखना है आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर। हमारा 1 नंबर जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अब आपका जो 2 नंबर है ये देखो, आपका जो 2 नंबर है ना ये देखो कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेरसा के पठार पर गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर के पास क्या है स्थित है, पास है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर कथन है साथियों ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको 3 नंबर देखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। साथियों बिल्कुल गलत है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना दोस्तों ये क्या है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित नहीं है साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़िया टुक, क्या याद रख लेना चिड़िया टुक साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़िया टुक है, पहाड़ी पर स्थित है। और त्रिकुट यहाँ पे आपको मैं और बता देता हूँ कि जो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है ना वो जैसलमेर का किला है। किसका है दोस्तों, जैसलमेर का किला है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। तो आपका 3 नंबर क्या है ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको देखना है 1 नंबर और 2 नंबर आपको कथन देखना है। तो 1 नंबर और 2 नंबर कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका जो 5 नंबर प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है देखो, आपका जो 5 नंबर प्रश्न है ना ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के संदर्भ में, आपका जो 5 नंबर प्रश्न है ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के संदर्भ में है। और यहाँ पे भी 3 कथन है। आपका 1 नंबर कथन है ये देखो, 1 नंबर कथन है कि रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है साथियों। 2 नंबर देखो, गोगा जी के थान पूजा स्थल सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे है साथियों। और जो समाधि है ना दोस्तों ये गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों, ये आप याद रख लेना। और 3 नंबर देखो दोस्तों आपका क्या है कि तेजाजी का मुख्य पशु मेला है ये पर्वतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को बढ़ता है साथियों। आपका 3 नंबर भी सही है। तो आपको क्या है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाला ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन के अंदर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो साथियों, ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो आपका कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको राजस्थान देखो राजस्थान का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको उससे संबंधित लाइव क्लास हम रोजाना क्या है 10 बजे या 10:15 पे क्या कर दोस्तों लाइव क्लास आती है, तो आप हमें बता सकते हैं, उस पर लाइव क्लास पे समझा देंगे या आपको इस तरह से वीडियो बनाकर समझा देंगे। ये आपको क्या है दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों क्या है, अगर आपको राजस्थान जीके उसका कोई भी टॉपिक है जिसे मोक टेस्ट देखना चाहते हैं, जैसे सामान्य प्रश्नों मैंने बताया था सामान्य प्रश्न से संबंधित है जो ABCD सीधे सिंपल में आता है, और जो नए पैटर्न जिसमें पहला पैटर्न तो ये दोस्तों इस तरह से प्रश्न आएंगे, या दोस्तों जो कांड वाले प्रश्न आ रहे हैं, कांड वाले आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आर गलत है ए गलत है, वो प्रश्न वाली क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना। राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक हो, राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक हो आप हमें कमेंट कर देना, और कितने प्रश्न चाहिए साथियों। हम एक साथ क्या है प्रश्नों का है वो 50 प्रश्न ला सकते हैं, और जो सिंपल प्रश्न है वो क्या 7 प्रश्नों की क्लास ला सकते हैं आपके लिए। तो जरूर कमेंट करें कितने प्रश्नों की आपको क्लास चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आपका जो 6 नंबर प्रश्न है ये देखो, राजस्थान की जलवायु के संबंध में ये हमारा प्रश्न है 6 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखो क्या है 1 नंबर जो कथन आपका ये है, सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावट या माउट कहते हैं। दोस्तों जो सर्दियों में जो वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली जो वर्षा है इसको क्या कहते हैं, मावट या क्या है माउट कहते हैं, मावट या माउट कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 1 नंबर है ना ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर है ना दोस्तों ये क्या है बिल्कुल सही है। यहाँ पे पश्चिम विक्षोभ में भी आ सकता है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय चक्रवातों या क्या है साथियों पश्चिम, क्या है साथियों पश्चिम
विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा है साथियों, उसको क्या है दोस्तों, माउट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे भूमध्यसागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा या सर्दियों में पश्चिम विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा है उसको क्या है, माउट कहते हैं। आपका 1 नंबर जो कथन है ना, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखो आपकी 2 नंबर है, ये क्या है कि माउट रबी की फसल विशेषकर गेहूं और चना के लिए क्या है, बहुत लाभदायक है। ये भी सही है। यहाँ पे अब ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे गेहूं ना आकर चना भी आ सकता है या चना ना आकर गेहूं भी आ सकता है। ये भी यहाँ पे याद रख लेना। अगर आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए उसको भी गलत मत करना। सिंपल प्रश्न कैसा पूछा जाए ये मैं आपको बताता हूं। देखो माउट रबी की फसल के लिए माउट है वो रवि की किस फसल के लिए कि दोस्तों लाभदायक या वरदान साबित है, कैसे भी आए तो वहां पे ऑप्शन के अंदर पहला तो ऑप्शन या तो चना आ सकता है, या तो क्या चना आ सकता है या गेहूं आ सकता है, एक ऑप्शन आएगा। और जो ऑप्शन होंगे ना वो खरीफ फसल के होंगे, और जो ऑप्शन होंगे ना वो खरीफ फसल के होंगे। तो आपको याद रखना है गेहूं या चना कौन सा भी आए, माउट रवि की फसल है ना, रवि की फसल के लिए कौन सी फसल के लिए, गेहूं और चना के लिए क्या लाभदायक है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा 1 नंबर, हमारा जो 1 नंबर कथन है ये भी सत्य है। 2 नंबर भी हमारा क्या है, सत्य है। अब आपको 3 नंबर देखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा लौटते हुए मानसून सर्दियों में होती है। में नहीं सॉरी से होती है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है ये लौटते हुए मानसून सर्दियों से होती है दोस्तों। ये हमारा क्या गलत है दोस्तों। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून विशेषकर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी शाखा में गर्मियों जुलाई अगस्त में होता है। क्या है दोस्तों, गर्मियों में जुलाई अगस्त के अंदर होती है दोस्तों। जुलाई अगस्त के अंदर दोस्तों क्या है, ये वर्षा होती है। कब होती है तो सर्वाधिक ये वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून विशेषकर बंगाल की खाड़ी शाखा से क्या दोस्तों होती है। तो हमारा दोस्तों क्या है, ये क्या गलत है, हमारा 3 नंबर क्या साथियों गलत है। तो 1 नंबर हमारा सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर हमारा गलत है। तो हमको क्या देखना है दोस्तों, इन 4 कथनों में ऑप्शन में हमको 1 और 2 देखना है, क्योंकि हमारा 3 गलत हो गए तो हमको 1 और 2 देखना है। तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए देखो, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देखो आपका जो 7 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है 7 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 7 नंबर है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। साथियों राजस्थान के प्रमुख राजवंश है ना, उससे संबंधित हमारा 7 नंबर प्रश्न है। और जो कथन 1 है ना वो है हमारा कि त्रायन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। साथियों हमारा जो कथन हमारा 1 नंबर वो देखो कि त्रायन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों क्या है, तृतीय ने क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इसने क्या मोहम्मद गोरी को हराया था। हमारा साथियों बिल्कुल भी ये जो 1 नंबर कथन बिल्कुल सत्य है। अब आपको सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में था। किन किन के मध्य पूछे तो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो प्रश्न कैसे भी है, एक प्रश्न देखो हमने 7 नंबर प्रश्न 1 पढ़ा है, मान लो 1 नंबर प्रश्न के अंदर प्रत्येक कथन के अंदर 1 या 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो एक प्रश्न के अंदर एक कथन के अंदर बन रहे हैं 1 या 2, तो 3 कथन पढ़ रहे हैं। तो देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं सिंपल प्रश्न के अंदर, परंतु जो कठिन, इसलिए तो कठिन प्रश्नों का पैटर्न लाई है सरकार। तो ये को क्या है, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना है। तो हमारा 1 नंबर जो कथन है ये सत्य है। क्या है हमारा 1 नंबर जो कथन है ये बिल्कुल क्या साथियों सत्य है। अब देखो आपका जो 2 नंबर है, ये जो 2 नंबर है ना, ये देखो आप 2 नंबर आपका कि अजमेर शहर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी। अजमेर शहर की जो स्थापना है ना, ये अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी। साथियों हमारा 2 नंबर भी सत्य है। अब देखो 2 नंबर के अंदर ही 2 या 3 प्रश्न बने हैं। देखो अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिंपल प्रश्न बन गया, किसके द्वारा, अजयराज चौहान के द्वारा। कब की गई, 1113 ईस्वी के अंदर। तो एक प्रश्न, एक कथन के अंदर 2 या 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो हम क्या है, प्रत्येक प्रश्न के अंदर 3 कथन पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने प्रश्न बन गए, 6 या 7। कितने बन गए, 6 या 7। तो एग्जाम के अंदर 4 या 5 ज्यादातर एग्जाम सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका सिंपल प्रश्नों का जो रिवीजन है वो भी आपका हो रहा है। तो चलो हमारा जो 3 नंबर कथन है, हमारा 1 भी सत्य है, 2 भी सत्य है। अब आपको देखना है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है आपका कि कानड़देव प्रबंध के अनुसार कानड़देव जालोर के प्रतापी चौहान शासक थे। देखो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कानड़देव प्रबंध के अनुसार आपको बताना है कि कानड़देव है ये जालोर के प्रतापी चौहान शासक थे। साथियों बिल्कुल सत्य है। आपका 3 नंबर जो कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, जो 1 है, 2 है और 3, ये तीनों सत्य है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी देखो, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, तीनों सत्य दिखा रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको कोई भी प्रश्न क्या है समझ में नहीं आया
को भी आपको प्रश्न है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, या आपको राजस्थान जी के किसी भी टॉपिक पे आपको प्रश्न हो कि इस तरह से मॉक टेस्ट है या पूरी व्याख्या के साथ सिंपल प्रश्न चाहिए, वन लाइन वाले प्रश्न चाहिए, कैसे भी चाहिए, आप हमें कमेंट कर देना साथियों। देखो आपका जो 8 नंबर प्रश्न है ये देखो प्रजामंडल आंदोलन के बारे में ये प्रश्न है हमारा, और हमारा 1 नंबर कथन है साथियों देखो कि जयपुर प्रजामंडल 1931 राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कपूर चंद पाटनी ने की थी। साथियों हमारा जो 1 नंबर कथन है 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सत्य है। क्या है कि जयपुर प्रजामंडल है इसकी 1931 में राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1931 का क्या है दोस्तों, राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसकी जो स्थापना है ना साथियों ये कपूर चंद पाटनी ने की थी। बिल्कुल सत्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को क्या है लिख लेना, छपने वाला प्रश्न है, कोई भी ऑप्शन से प्रश्न ये आ सकता है। 2 नंबर देखो आपका क्या है कि मेवाड़ प्रजामंडल 1931 की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। साथियों हमारा जो 2 नंबर कथन ये भी सही है कि मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है ना ये 1938 में माणिक्यलाल वर्मा प्रयासों से हुई थी जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। हमारा 2 नंबर कथन है ये भी बिल्कुल सही है, 1 नंबर भी बिल्कुल सही है। आपका तो 3 नंबर प्रश्न है ये देखो क्या है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद द्वारा राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की गई थी। हमारा 3 नंबर है ये भी सही है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना न सतो ये क्या है मग्गाराम वेद द्वारा क्या है राजस्थान से बाहर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। तो हमारा 1 नंबर जो कथन है साथियों ये भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको देखना है तीनों कथन कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ए के अंदर नहीं है साथियों, ए नहीं होगा, बी के अंदर है साथियों, बी के अंदर हमारा मिल गया 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है ये देखते हैं। आपका जो 9 नंबर प्रश्न है साथियों ये देखो राजस्थानी साहित्य और लेखकों के संबंध में। दोस्तों राजस्थानी साहित्य और लेखकों के संबंध में हमारा प्रश्न है और यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है कितने कथन दे रखे हैं? 3 कथन दे रखे हैं। तो देखो आपका 1 नंबर कथन है ये देखो कि डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में की थी। साथियों बिल्कुल सत्य है, जो डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ है तो वेली कृष्ण रुक्मणी इसकी जो रचना है ना ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में की थी। बिल्कुल सत्य है। अगर आपसे पूछे कि वेली कृष्ण रुक्मणी की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी, तो बीकानेर के जो प्रसिद्ध पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की है, गागरोन दुर्ग के अंदर की गई थी। अब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 देखना है, हमारा 1 नंबर कथन है बिल्कुल सत्य है। अब हमारा 2 नंबर देखो कि चितावणी राज चुंगठिया 13 सोरठे केसरी सिंह भाट ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे थे। साथियों दो चितौनी और चुंगठे ना 13 सोटे ये केसरी सिंह भाट ने क्या है महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे थे। साथियों हमारा 2 नंबर जो है ना कथन ये बिल्कुल सत्य है, हमारा 2 नंबर भी बिल्कुल सत्य है। साथियों याद रख लेना किसके द्वारा लिखा गया था, तो केसरी सिंह भाट के द्वारा दोस्तों चितौनी और चुंगठा लिखा गया। कितने सोटे हैं? 13 सोटे हैं। किसको रोकने के लिए दोस्तों ये छोटे हैं लिखे गए थे, तो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए ये लिखे गए थे। चलो अब हमारा 1 नंबर कथन सत्य हो गया, 2 नंबर सत्य हो गया। अब हमको देखना है 3 नंबर कथन। 3 नंबर कथन क्या आपका कि प्रसिद्ध कहानी संग्रह बांतारी फुलवारी के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। साथियों अब आपको देखना है कि जो बांतारी फुलवारी के जो लेखक है ना साथियों ये कन्हैयालाल सेठिया नहीं है। साथियों देखो कितना बारीकी के साथ एग्जामिनर ने प्रश्न छापा है कि ये जो कन्हैयालाल सेठिया ना ये नहीं है दोस्तों। बांतारी फुलवारी के जो लेखक है ना ये है विजय दान देता। कौन है? याद रख लेना, विजय दान देता। कौन है? विजय दान देता है साथियों। और कन्हैयालाल सेठिया ने क्या दोस्तों लीलटांस, यहाँ पे मैं आपको कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ क्या है। कन्हैयालाल सेठिया ने एक तो लिखे साथियों लीलटांस, क्या है लीलटांस, और दूसरी है पांथल और पीतल लिखी है। क्या पांथल और पीतल लिखी है? ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। तो साथियों बांतारी फुलवारी ये लिखी है साथियों, किसने लिखी है? विजय दान ने लिखी है विजी। तो आपका 3 नंबर जो कथन ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लेखक है ये गलत है। तो हमको देखना है A नंबर और 2 नंबर देखना है कौन से अंदर है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, आपका ऑप्शन नंबर ए देखो 1 और 2 दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आपका 10 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, राजस्थान की चित्रकला शैलियों के बारे में
यहाँ पे दिया है ये प्रश्न 10 नंबर। राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसके बारे में ये हमको प्रश्न बताया गया है। तो यहाँ पे 3 भी ऑप्शन कथन है इसके अंदर। 3 कथन कौन कौन से? पहला कथन देखो आपका, जो पहला कथन है साथियों, ये देखो क्या है कि पिछवाइयां भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे के पर्दे पर चित्रण नाथ द्वारा शैली की सबसे बड़ी पहचान है। साथियों हमारा जो 1 नंबर है बिल्कुल सत्य है। पिछवाइयां हैं ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे के पर्दे पर चित्रण नाथ द्वारा शैली की क्या है? सबसे बड़ी पहचान है। आपका जो 2 नंबर कथन है ये देखो, कोटा शैली में रानियों और महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। साथियों कोटा शैली उसमें रानियों और महिलाओं को भी क्या शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपका 2 नंबर भी सत्य, 1 नंबर सत्य है, 2 नंबर भी आपका क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब आपको देखना है 3 नंबर, डोलामारू का चित्रांकन मुख्य रूप से मारवाड़ जोधपुर शैली की विशेषता है। बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, डोलामारू का चित्रांकन है यह मुख्य रूप से मारवाड़ जोधपुर शैली की क्या है? विशेषता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर सत्य है, 2 नंबर भी सत्य है, 3 नंबर भी क्या है? सत्य है। तो 3 ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो कोटा शैली में रानी और महिलाओं के को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, अगर यहाँ पे नहीं दर्शाया गया ऑप्शन आ जाता तो आपका 2 नंबर गलत हो जाता। तो कौन कौन सा होता? और 1 और 3, बी और आर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही तीनों कथन क्या बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप हमें बिल्कुल फ्री माइंड से क्या है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब बिल्कुल फ्री माइंड से दिया जाएगा। अगर आपको राजस्थान जीके के किसी भी टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए या 1 लाइन वाले प्रश्न चाहिए तो आप हमें बिल्कुल फ्री माइंड से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कल हमारी क्लास है साथियों वो 10 या 10-15 पे क्या दोस्तों लाइव आने वाली है, तो उसको जरूर देखें। धन्यवाद।